हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल विषय के अंतर्गत चट्टान अध्याय में आज हम अध्ययन करेंगे अवसादी सैल अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होता है, यानी जो अवसाद होते हैं, चट्टान चूर्ण होते हैं, उनका समूहन यानी इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण होता है। वास्तव में सेडिमेंट्री जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया गया है और इस सेडिमेंटम का अर्थ होता है नीचे बैठना। वास्तव में चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर चट्टान चूर्ण इकट्ठा होता है और फिर क्या होता है, नीचे वो जमा होता है, जिससे अवसादी सैल का निर्माण होता है। अवसादी सैलों को परतदार सैल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। अपक्षय और अपर्दन के विभिन्न कारकों के द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती है। उससे क्या होता है, मलबा प्राप्त होता है और ये जो मलबा है ये जल बहुधा स्थल पर भी जमा होता रहता है। इस प्रकार एक तह के बाद दूसरी तह का जमाव होता रहता है। एक तह हो गई यानी एक परत बन गई, उसके बाद दूसरी परत बन गई। जैसे जैसे परतों का जमाव होता जाता है, भार क्या होता है, बढ़ता रहता है, वजन बढ़ता जाता है। बढ़ते भार के कारण विभिन्न परतें क्या हो जाती हैं, संगठित हो जाती हैं तथा अंत में एक परतदार सैल की रचना पूर्ण हो जाती है, जो क्या होती है, अवसादी सैल होती है। इनको हम परतदार सैल भी कहते हैं। अवसादी सैलों का निर्माण पूर्व निर्मित आगन्य सैलों यानी पहले से निर्मित जो आगन्य सैल हैं उनके क्षय, वनस्पति, जीव जंतु आदि पदार्थों के द्वारा होता है। यानी आगन्य सैलों में जब उनका क्षरण होता है उससे जो चट्टान चूर्ण प्राप्त होता है, उससे वनस्पति से, जीव जंतुओं आदि पदार्थों के द्वारा इनका निर्माण होता है। अतः इनको गौण सैलें यानी सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। प्राथमिक रॉक्स यानी प्राइमरी जो रॉक्स हैं वो कौन सी हैं, आगन्य सैल, और इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी यानी गौण सैलें कहते हैं। अवसादी सैलों की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता ये परतदार होती हैं। अवसादी सैलों में जीवावशेष यानी फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। धरातल का 75% भाग अवसादी सैलों से निर्मित है। ऊपर का शेष 25% भाग में आगन्य और कायांतरित सैलें पाई जाती हैं। इस प्रकार भूपटल का जो क्षैतिज विस्तार है उसमें अवसादी सैलों का अधिक योग होता है, किंतु जो अवसादी सैलें होती हैं भूपटल के केवल ऊपरी भाग में ही विस्तृत होती हैं। भूपटल के नीचे जब गहराई में जाते हैं तो वहां पर आगन्य और कायांतरित सैलों का ही विस्तार होता है। समस्त भूपृष्ठ के निर्माण में 95% योग आगन्य और कायांतरित सैलों का होता है और केवल 5% अवसादी सैलों का। इसलिए कहा जा सकता है कि अवसादी सैलों का जो विस्तार है वो क्षैतिज होता है, गहराई में नहीं। अगली विशेषता, अवसादी सैलों में रवे यानी क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं। अवसादी सैल संगठित भी हो सकती हैं और असंगठित और ढीली भी। चट्टान का संगठन संयोजक तत्व तथा खनिजों के ऊपर आधारित होता है, यानी चट्टान कठोर है या ढीली है, किस आधार पर, खनिज और उसके संयोजक तत्व यानी किससे वो बनी है, इस पर आधारित होता है। अवसादी सैल जो होती है क्षैतिज रूप में कम पाई जाती है। ये चट्टानें मुख्य रूप से सामूहिक रूप से अपनति तथा अभिनति के रूप में पाई जाती।
क्यों? क्योंकि अवसादों में जब संपीड़न बल लगता है तो वलन पड़ते हैं और उससे अभिनति और अपनतियां बनती हैं, जिसके अंदर ये शैलें पाई जाती हैं। अवसादी शैल प्राय मुलायम होती है, जैसे चिक्का मिट्टी तथा पंख, लेकिन कुछ अवसादी शैलें कठोर भी होती हैं, जैसे बालू का पत्थर। अवसादी शैल अधिकतर भेद्य एवं प्रवेश से होती है, यानी उनमें जल आसानी से जा सकता है, जैसे कि बालू का पत्थर। परंतु ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ चट्टानें अप्रवेश से भी होती हैं, जैसे चिक्का मिट्टी। कुल मिलाकर अवसादी चट्टानें कोमल होती हैं तथा अपरदन का प्रभाव इन पर शीघ्र यानी आसानी से हो जाता है। तो ये थी अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। उसके बाद अवसादी शैलों का वर्गीकरण है। अवसादी शैलों के निर्माण में अनेक गतिशील साधन योग देते हैं। उनका निर्माण जो होता है उसमें अनेक गतिशील साधन योग देते हैं तथा इनमें अनेक प्रकार के अवसाद के कण पाए जाते हैं। अतः इन शैलों का वर्गीकरण है जो मुख्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो प्रकार है वो है निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार, यानी निर्माण में किन किन अवसादों का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, उसके आधार पर। अवसादी शैलों का निर्माण अपक्षय एवं अपरदन की क्रियाओं द्वारा शैलों के विघटन, अपघटन तथा टूट फूट से होता है। ये शैल जो चूर्ण होते हैं चट्टानों की रचना के लिए आवश्यक सामग्री होती है। चट्टान जो चूर्ण है वो अवसादी चट्टानों की आवश्यक सामग्री। अतः इस सामग्री के आधार पर जो शैलें हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला शैल चूर्ण या यांत्रिक क्रिया से निर्मित, दूसरा जैविक तत्वों से निर्मित और तीसरा रासायनिक तत्वों से निर्मित। तो सबसे पहले शैल चूर्ण अथवा यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित शैल। भौतिक अपक्षय की क्रियाओं से शैलों का विघटन होता है। शैलें अपक्षयित होती हैं, यानी उनका अपक्षय होता है, टूटती फूटती हैं। अपरदन के विभिन्न साधन, ये जो पदार्थ हैं इनको दूसरी जगह ले जाकर क्या कर देते हैं, निक्षेपित करते रहते हैं। जैसे सागर में, झील में, नदी तल आदि में परतों के रूप में ये पदार्थ एकत्रित होते रहते हैं। इस विधि से बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, सिल्ट, चिक्का मिट्टी आदि शैलें उत्पन्न होती हैं शैल चूर्ण अथवा यांत्रिक क्रियाओं से। दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, जैविक तत्वों से निर्मित। जीव जंतु और वनस्पति के अवशेषों से इन शैलों का निर्माण होता है। चूने व कार्बन के अंश के अनुसार इन शैलों को हम तीन वर्गों में रख सकते हैं। सबसे पहले चूना प्रधान शैल। ये जो चट्टानें हैं झील, जलाशय या सागर में चूना पदार्थ जीवावशेष, यानी जिन जीवों में क्या होता है, चूना अधिक होता है तथा वनस्पतियों से निर्मित होती हैं। जैसे प्रवाल जो होता है, कोरल जिसे हम कहते हैं, कैल्शियम स्रावी जीव होता है, यानी कैल्शियम का क्या करता है, वो स्त्रवण करता है। इसके अवशेषों से चूना प्रधान शैलों का निर्माण होता है। इसी प्रकार शैवाल नामक वनस्पति भी कैल्शियम कार्बोनेट को ग्रहण करती है। इसके अवशेष से भी चूना पत्थर शैलों का निर्माण होता है। जब शैलों में मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट दोनों होते हैं तो उससे क्या होता है, डोलोमाइट बनता है। खड़िया मिट्टी जिसे चाक कहते हैं का निर्माण फोरामिनीफेरा नामक सूक्ष्म जीव द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के पृथक होने से होता है।
तो ये थी चूना प्रधान सेल। उसके बाद कार्बन प्रधान सेल। कार्बन प्रधान सेलों की रचना वनस्पति के अवशेषों के जमा एवं संगठित होने से होती है। वनस्पति के अवशेष क्या हो जाते हैं, जब जमा हो जाती हैं तो कार्बन प्रधान सेलों की बनती हैं। भूगर्भिक हलचलों के कारण जब वनस्पति दब जाते हैं तो कालांतर में उनके ऊपर मिट्टी की परतें बिछती रहती हैं तथा अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो ये वनस्पति है जो मिट्टी के नीचे दब गई वो पीट के रूप में बदल जाती है और फिर ये पीट क्रम से लिग्नाइट और कोयले में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है सिलिका प्रधान सेल। जब चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम सिलिका प्रधान चट्टान कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो रेडियोलेरिया एवं स्पंज जीवों तथा डायटम पौधों के अवशिष्ट भागों के संगठन से होता है। रेडियोलेरिया, स्पंजियों तथा डायटम्स। और तीसरा जो प्रकार है वो है रासायनिक तत्वों से निर्मित। बहते हुए जल का संपर्क जब धरातल की घुलनशील सेलों से होता है तो जल अनेक खनिजों को अपने अंदर घोल लेता है। बाद में जब दाब कम हो जाए तो जल क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है अथवा जल की जो प्रवाह गति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो घुले हुए पदार्थ हैं ये नीचे बैठ जाते हैं और इस प्रकार से रासायनिक अवसादी या परतदार सेलों का निर्माण होता है। जैसे सेल खरी, जिसे हम जिप्सम कहते हैं, नमक की चट्टान, रॉक साल्ट आदि इसके उदाहरण हैं। अब जो दूसरा वर्गीकरण का प्रकार है वो है निर्माण में प्रयुक्त साधन के अनुसार, यानी अवसादी जो सेल का निर्माण हुआ है वो किस साधन के कारण हुआ है। परतदार सेल के जमाव के लिए विभिन्न प्रकार के अवसादों की आवश्यकता पड़ती है। अपर्दन एवं परिवहन के लिए अनेक प्रक्रम इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करते हैं। प्राय अवसादी सेलों का जो जमाव है वो झील में, सागर में अथवा नदी तटों पर होता है। इस आधार पर अवसादी जो सेल हैं उनको 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले है जलीय अथवा जल निर्मित सेल। जब नदियों के द्वारा तलछट एक जगह से भागकर उनके किनारों पर झीलों अथवा सागरीय भागों में जमा कर दिया जाता है तो क्या होता है, जलज अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसको जलज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जमाव है, अवसाद का जमाव है वो कहाँ पर होता है, जलीय भाग में। तलछट का जमाव भिन्न भिन्न स्थानों पर होता है। जमाव के स्थान के आधार पर जलज सेल के 3 उपभाग हो सकते हैं। यदि अवसाद सागर में जमा होता है तो सागरीय जलज, यदि झील में जमा हो तो झीलकृत, और यदि नदी में जमा हो तो नदीकृत अवसादी सेल का निर्माण होता है। दूसरा है हिमानी सेल। हिमानियां जो होती हैं अपने साथ विशाल शिलाखंड, कंकड़, पत्थर, गोला, बजरी आदि असंगठित जो पदार्थ हैं उनका निक्षेपण जो है वो हिमोड के रूप में करती हैं और वहां अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, वायुड सेल। उष्ण व शुष्क प्रदेशों में सेलों का यांत्रिक अपक्षय होने से सेलें क्या होती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। उसके बाद वायु या पवन जो है सेल कणों को उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। वहां पर इन सूक्ष्म कणों का जमाव करती हैं जो परतों के रूप में होता है और वायुड सेल का निर्माण होता है। लोयस, चीन का जो लोयस है वो इसका उदाहरण है।
उसके बाद अवसादी शैलों का आर्थिक महत्व। अवसादी शैलों में कोयला पाया जाता है। इन्हीं शैलों में पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति भी होती है। इन शैलों में भूमिगत जो जल है वो धरातल के निकट प्राप्त हो जाता है। बालू का पत्थर, चूना पत्थर, मृत्तिका आदि जो चट्टानें हैं वो भवन निर्माण के काम आती हैं। अवसादी शैलों की जो ऊपरी परत हैं उनमें उर्वर, दोमट और जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। तो ये अवसादी शैलों का आर्थिक महत्व और अवसादी चट्टानें।